सो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, शाओयान 3000 थंडरस्टॉर्म टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था जिससे कि वो अपने क्लोन्स बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें फेल हो जा रहा था। और तभी उस माउंटेन किंग वहां आ जाता है जिसकी शाओयान के साथ कुछ फाइट होती है, लेकिन वो माउंटेन किंग हार जाता है। और अब यहाँ पर उसने शाओयान को सारी बातें बता दी थी, जिसके बाद शाओयान देखता है कि फाइनली वो भी क्लोन्स बनाने में सक्सेसफुल हो चुका है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है उसी जंगल वाले सीन को दिखाते हुए, जहां रात में शाओयान बैठा हुआ अपने क्लोन को बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था, जहां वो अपने माइंड से कुछ एनर्जी निकालकर अपना एक क्लोन तैयार कर देता है। और उसे देखकर शाओयान कहता है, जितना मैं जानता हूं इस क्लोन की एनर्जी डाउलिंग लेवल पर तो होगी ही। अब शाओयान सोचने लगता है कि उसे पावर ऑफ विंड और थंडर की एनर्जी को एक साथ कंबाइन कर इस क्लोन के साथ प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन इसमें शाओयान घबरा रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने विंड एंड थंडर की पावर्स को इस्तेमाल किया था तो क्लाउड से निकलने वाली थंडर एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई थी, जिससे शाओयान कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और उस एनर्जी के सामने टिक पाना शाओयान के लिए भी मुश्किल था, इसीलिए शाओयान काफी सोच में पड़ा हुआ था। तभी शाओयान के रिंग से मास्टर टियान वो कहते हैं, बेवकूफ लड़के, तुम्हें किसने कहा कि तुम विंड और थंडर की पावर्स का यूज करो? जरूरी नहीं है कि इस क्लोन की पावर्स बढ़ाने के लिए तुम्हें यही एक एनर्जी का यूज करना है। इसके अलावा भी तुम्हारे पास बहुत सारी एनर्जी सोर्सेज हैं जिसका यूज करके तुम इस क्लोन की पावर्स को बढ़ा सकते हो। जैसे कि तुम चाहो तो अपने पास के स्टिंज फायर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। खास करके तुम उस फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज कर सकते हो, जिसे तुम अपनी क्लोन बॉडी में डालकर इसकी स्ट्रेंथ को काफी हद तक बढ़ा सकते हो। अब ये सुनकर शाओयान भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया था, और शाओयान सोचता है, क्या मैं सच में फॉलन हार्ट फ्लेम को अपनी क्लोन बॉडी के अंदर डाल सकता हूँ? और क्या क्लोन बॉडी उसे एक्सेप्ट कर पाएगी? क्योंकि फॉलन हार्ट फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसे मुझे भी एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। जिसपे मास्टर कहते हैं, आजकल के लड़कों की यही तो प्रॉब्लम है, अगर तुम किसी चीज को ट्राई नहीं करोगे तो तुम कैसे डिसीजन दे सकते हो कि वो तुम्हारे लिए सुटेबल है या नहीं? इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने फॉलन हार्ट फ्लेम को इस क्लोन की बॉडी में डालकर उसे रिफाइन करना होगा। जिसपे शाओयान सोचता है, क्या मैं इसे डायरेक्टली रिफाइन कर पाऊंगा? अब यहाँ पर मास्टर बताने लगते हैं, तुम एक बार इसे ट्राई करो, क्योंकि फॉलन हार्ट फ्लेम कभी भी तुम्हारी बॉडी में रहकर तुम पर बैकफायर नहीं किया है, तो बहुत चांसेस है कि वो इस क्लोन बॉडी के साथ कंबाइन कर सकती है। मास्टर ये सारी बातें बता ही रहे थे कि तभी दूसरी ओर से क्लोन बॉडी भी शाओयान को यही करने का आइडिया देती है। अब शाओयान भी उस क्लोन बॉडी और मास्टर का इतना कॉन्फिडेंट देखकर इसके लिए तैयार हो गया था, और वो अपनी टॉकिस फ्लेम बाहर निकालते हुए उसमें से फॉलन हार्ट फ्लेम को अलग कर देता है और फॉलन हार्ट फ्लेम को उस क्लोन बॉडी के अंदर डाल देता है। जिसके बाद अब मास्टर भी शाओयान की रिंग से बाहर आ गए थे, लेकिन हम देखते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम के क्लोन बॉडी में जाते ही क्लोन बॉडी को तकलीफ होने लगती है, जो देखकर मास्टर कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें इस फॉलन हार्ट फ्लेम के टेम्परेचर को कम करना होगा, और इसे इस हद तक कम कर दो जहां तक ये क्लोन बॉडी उससे बर्दाश्त कर पाए। जिसपे शाओयान ऐसा ही करता है, और कुछ ही देर में वो क्लोन बॉडी उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पा रही थी। जिसके बाद मास्टर कहते हैं, अब तुम धीरे धीरे इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर, जिससे कि इसकी पावर्स बढ़ जाएंगी। और अब शाओयान ऐसा ही करता है, और कुछ ही देर में हम देखते हैं उस क्लोन बॉडी के अंदर भी फॉलन हार्ट फ्लेम रिफाइन होने लगी थी। अब ऐसे करते करते शाओयान को काफी लंबा समय बीत चुका था, जिसके लिए अब शाओयान ने अपने पपेट को बाहर निकाल लिया था, जो शाओयान को प्रोटेक्ट कर रहा था और शाओयान कल्टीवेट किया जा रहा था। जहां अब शाओयान होश में आता है और कहता है, इस क्लोन बॉडी को टेम्पर करना बहुत ही मुश्किल काम है, अगर मैं ऐसे ही लगा रहा तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा, लेकिन मुझे लगता है ये इसके लिए काफी नहीं है। जिसपे मास्टर टियान वो कहते हैं, तुम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हो। दरअसल तुम 2 महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन इस क्लोन बॉडी के अंदर 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल में इसने फॉलन हार्ट फ्लेम को काफी अच्छी तरीके से रिफाइन कर लिया है, तो क्या तुम अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो? जिसपे शाओयान कुछ नहीं कहता, और अब मास्टर बताते हैं, तुम काफी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए अब तुम्हें टियानमू माउंटेन रेंज के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, और अगर तुम लेट हो गए तो मुझे लगता है तुम्हें वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जल्द से जल्द अपनी तैयारी करो और यहाँ से निकलो। अब शाओयान भी मास्टर की बात मानकर टियानमू माउंटेन रेंज के लिए निकल पड़ता है, और हम देखते हैं शाओयान को ट्रेवल करते हुए काफी टाइम बीत चुका था। शाओयान कभी पहाड़ों के ऊपर से, कभी पेड़ों के ऊपर से भागता हुआ तो कभी उड़ता हुआ एक मैप की मदद से टियानमू माउंटेन रेंज की ओर जा रहा था, और ऐसे ही सफर करते करते फाइनली शाओयान एक बर्फीले इलाके में पहुंच जाता है, जहां पर उसे सामने एक बहुत बड़ा सा माउंटेन दिखाई देता है, जिसे देखकर
शाओवैन कहता है टियानमू माउंटेन रेंज तो सच में बहुत ही भव्य है। उसे देखकर शाओवैन शॉक रह गया था और अब शाओवैन उस टियानमू माउंटेन रेंज के पास जाता है जिसके एंट्रेंस पे पहले से ही बहुत भीड़ आई हुई थी। वहां देखकर शाओवैन कहता है यहाँ तो काफी लोग आए हुए हैं और ना जाने अभी कितने सारे लोग पीछे फॉरेस्ट में छिपे होंगे जो मुझे दिखाई तक नहीं दे रहे हैं। यहाँ तो काफी कंपटीशन होने वाला है। तभी वहीं एक बंदा शाओवैन को देखता है और कहता है लो एक और आ गया है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो बंदा कहता है यहाँ पर जिसे भी पता लगता है कि यहाँ मिठाई बिट रही है सभी कुछ ना कुछ लेने पहुंच जाते हैं, जैसे कि ये लड़का भी यहाँ पर आ गया। ऐसे तो कुछ वक्त में यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं बचेगी। न जाने क्यों सब लोग अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जिसपे दूसरा पर्सन कहता है टियानशन ब्लड पूल 3 साल में सिर्फ एक ही बार ओपन होता है तो जाहिर सी बात है काफी सारे कॉम्पिटिटर्स इसके लिए यहाँ पर आएंगे। अब वो सभी इसी तरीके की बातें कर रहे थे कि तभी ऊपर आसमान से क्रेन की चिल्लाने की आवाज आती है। जहाँ सब लोग उसी ओर देखने लगते हैं तो वहाँ पर एक कलरफुल क्रेन था जिसे देखकर सारे खुश हो गए थे और कहते हैं ये क्रेन तो फेंगली पेवेलियन के मिस फेंग का है। वो लोग बात करने लगते हैं कि मिस फेंग फेंगली पेवेलियन की सबसे हाईएस्ट रेट मास्टर हैं जो कि यंग जनरेशन में सबसे आगे हैं। वो लोग यही बात करने लगते हैं कि यहाँ पर तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि मिस फेंग खुद यहाँ पर आई हैं। अब शाओवैन भी वहाँ बैठा हुआ उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। शाओवैन सोचने लगता है कि टियानमू माउंटेन रेंज ने तो पावरफुल पीपल्स की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। शाओवैन मिस फेंग की बॉडी की ओर देखता है लेकिन वो उनकी स्ट्रेंथ का पता नहीं लगा पा रहा था क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ अलग ही ऑरा था जिसने उनकी स्ट्रेंथ को छिपा रखा था। शाओवैन बहुत ध्यान से मिस फेंग को घूरे जा रहा था जिसपे उसको याद आता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं तो लोग उसे पागल समझेंगे। जिसपे अब शाओवैन अपना सर नीचे कर लेता है। मिस फेंग अपने साथी एल्डर मू से कहती है एल्डर मू क्या इस बार बाकी तीनों पेविलियन से कोई भी यहाँ टियानमू माउंटेन आया है? जिस पर एल्डर मू कहती है ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल इन तीनों पेविलियन से मेंबर्स आए हैं। वेंजियानजी पेविलियन से टियान कुआंग स्वा टैंग योंग आया है और हुआंग कुआन पेविलियन से वैंग चेन आया है और तीसरा सिंगयू पेविलियन से मू किंग वैन निकल पड़ा है। ये सब यहाँ आने वाले हैं। जिस पर मिस फेंग कहती हैं ऐसा लगता है इस बार की ब्लड बैटल बहुत ही शानदार होने वाली है और मजेदार भी। तभी सेकंड एल्डर मिस फेंग से कहते हैं मिस फेंग पेविलियन से निकलते वक्त पेविलियन मास्टर ने कहा था आपको यहाँ हर चीज में केयरफुल रहना होगा, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं, हर जगह हर चीज पर नजर रखनी होगी। आफ्टर ऑल ये टियानशा ब्लड पूल नॉर्थन टेरिटरी के बहुत सारे यंग पावरफुल पर्संस को अट्रैक्ट करती है। जिस पर मिस फेंग कहती है एग्जाम्पल के तौर पर वो लड़का जिसका नाम शाओवैन है। तो सेकंड एल्डर कहते हैं मिस आप तो नॉर्थ पेविलियन मास्टर की स्ट्रेंथ को जानती ही हैं, वो कितना पावरफुल है, लेकिन ये शाओवैन उस नॉर्थ पेविलियन मास्टर से भी बच निकला, हम उस लड़के को हल्के में नहीं ले सकते। मगर मिस फेंग एटीट्यूड में कहती हैं वो बस एक ऐसा लड़का है जो दूसरों की पावर्स को बोरो करता है, लेकिन इस टियानमू माउंटेन में एनर्जी लिमिट तक पहुंचने पर सरप्राइज हो जाती है। इसलिए हर किसी को यहाँ सिर्फ अपनी ट्रू एबिलिटी पर ही निर्भर होना पड़ता है, इसलिए वो लड़का यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं सामने बहुत सारी एनर्जी गैदर होने लगती है जिससे वहाँ एक पोर्टल बन रहा था। शाओवैन भी समझ चुका था कि शुरुआत हो गई है। उस एनर्जी का ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था जिससे बहुत से बंदे पीछे हो जाते हैं और अब उस एनर्जी के बीच में एक पोर्टल ओपन हो गया था जो देखकर सभी एक्साइटेड हो गए थे। शाओवैन भी बहुत एक्साइटेड था। वो कहता है जैसा एक्सपेक्ट किया था ज़ोंगज़ो अमेजिंग है। आगे शाओवैन खड़े होते हुए कहता है इस बार मुझे पूरी कोशिश करनी होगी कि मैं ज़ोंगज़ू के यंग जनरेशन में कौन सी पोजीशन हासिल कर सकता हूँ। अब वहाँ आए सारे ही बंदे उस पोर्टल में एंटर करने लगते हैं। वहीं मिस फेंग भी अपने दोनों साथी एल्डर्स को वहीं माउंटेन में रुकने को कहती हैं, बाकी आगे का मैं संभाल लूंगी। ये बोलकर मिस फेंग भी पोर्टल में एंटर हो जाती हैं और उसका ऑरा फील करके कुछ बंदों को समझ आ जाता है कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल लेडी है। तभी शाओवैन भी तेजी से फ्लाई करते हुए मिस फेंग से आगे निकलकर उस पोर्टल में एंटर करने लगता है। ये देखकर मिस फेंग भड़क जाती हैं और वो फौरन शाओवैन पर अटैक कर देती हैं। अब दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।